हमने देखा था सी इक्वलेंट कैपेसिटेंस, हम लोगों ने देखा था क्या था आपका एप्सिलॉन नॉट K1A1 प्लस K2A2 जब एरिया अलग अलग एरिया में फील्ड था अपॉन डी था। यहाँ पे A1 और A2 दोनों की वैल्यू कितनी है, A/2 है। ये वैल्यू प्लेस कर दिया जाए ऊपर तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 कॉमन हो जाएगा, A/2 कॉमन हो गया K1 प्लस K2 और अपॉन डी। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग की। तो सब्जेक्टिव के लिए हमने कहा कि इस कैपेसिटर को दैट कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू द टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर के इक्विवेलेंट होगा। जैसा हमने बताया था कि एक में कंप्लीटली फील्ड होगा आपका क्या डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरे में हमारा फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक। तो हमने डाल दिया इस वाले में सपोज इस वाले में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। और इधर आपका क्या हो गया प्लेट एरिया स्लैब एरिया दे रखा है कि नहीं दे रखा है, टी थिकनेस है, टी हैव सेम थिकनेस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इंट्रोड्यूस द फिलअप 1/4 कहा है ना। मतलब ये एरिया इसका जो होगा A/4 हो जाएगा और इसका एरिया 3/4A हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा जैसा डेटा में दे रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया डिवाइडेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर एरिया डिवाइडेड है तो कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा अभी फॉर्मूला देखा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या होता है A1 K1A1 प्लस K2A2 अपॉन प्लेट सेपरेशन T है यहाँ पे। तो अब हमने कह दिया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कहा गया है एरिया A1 कहा गया है A/4 है, तो इसको हमने डाल दिया A/4 और यहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक डाला गया है प्लस K2 एयर है 1 हो गया डाइलेक्ट्रिक और ये 3/4A हो गया और नीचे प्लेट से T है आपका। क्या आ रहा है यहाँ से यहाँ से आपका A/4 कॉमन हो रहा है तो A/4 से एप्सिलॉन नॉट और T नीचे ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका 4K प्लस क्या आ गया 3 आ गया, सही 4K नहीं K प्लस 3 आ गया है ना। इसका मतलब देखिए A एप्सिलॉन नॉट और T ये क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये कैपेसिटेंस C हो जाएगा। तो दैट इज रिटेन एज ए C/4 K प्लस 3 हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A पार्ट इज करेक्ट, जो हमने रिजेक्शन के थ्रू भी किया था कि A ही सही आना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन है SCB का क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त कि डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड था, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब मान लीजिए कि ये आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है और इनके बीच में जो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अभी हमने मान लिया कि एयर फील्ड है और अगर एयर फील्ड है और इसके ऊपर चार्ज हमने मान लिया कि कुछ प्लस चार्ज होगा, प्लस Q का चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस Q का चार्ज होगा, तो ये प्लस Q चार्ज हो गया और माइनस Q चार्ज हो गया। तो जो फोर्स हम लोग निकालते थे, फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स कैसे निकालते थे कि इन प्लेट्स के बीच में फोर्स कैसे होगा, तो हमने कहा कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था प्रोड्यूस बाय वन ऑफ द प्लेट, वन ऑफ द प्लेट क्या होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी Q/A होती थी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका फोर्स। अब देखिए ये जो फोर्स है, ठीक है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज कितना है प्लेट पे इस बात पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट एरिया कितनी है इस बात पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि इसके बीच में कोई आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं या नहीं डालते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो प्लेट के बीच में जो फोर्स है उस फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, फोर्स वही रहेगा, फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के डालने से, ना तो चार्ज अल्टर हो रहा है ना तो क्यू अल्टर हो रहा है, ना तो प्लेट एरिया चेंज हो रही है, ना तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रिमेन अनचेंज। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कई बार आपको ये आगे चल के अगर मान लीजिए कि आप सही से और अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोगों को एक कन्फ्यूज़न आती है ना कि सर जो फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्साइलन हो जाएगा, वेयर एप्साइलन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो ये चार्ज लगा हुआ है, ये जो आपके पास चार्ज, ये वाला चार्ज लगा हुआ है, ये चार्ज हमेशा फ्री स्पेस में रहना है। चाहे आप कितना भी डाइलेक्ट्रिक ठूस के भर दीजिए, हमेशा प्रॉक्सिमिटी रहेगी, वहाँ पे हमेशा वैक्यूम रहेगा उस चार्ज के लिए जो प्लेट्स पे चार्ज है। तो प्लेट पे जो लगा हुआ चार्ज है वो हमेशा वैक्यूम में ही रहेगा, चाहे आप कितना भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दीजिए। इसका मतलब वो चार्ज कभी भी मीडियम में नहीं आएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं आएगा, है ना। उसकी सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगी, उसकी सराउंडिंग ऑलवेज वैक्यूम होगी। इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे एप्सिलॉन से। कई बार ये चीज़ें हम मॉडिफाई करेंगे, लेकिन वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पड़ रहा है, तब मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये एक कन्फ्यूज़न आती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दैट अगेन SCV का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज Q एंड -Q फेस ईच अदर। तो यही सेम कंडीशन है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। कह रहे कि Q और -Q है, ईच अदर सेपरेशन डिप्ड इनटू द ऑयल टैंक। इसको ऑयल टैंक के बीच में डाल दिया गया। ठीक, तो ये हम डाइलेक्ट्रिक हटा देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑयल में डिप कर दिया गया। ऑयल में डिप किया जाएगा, इसका मतलब एक तरह से डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया गया है ना। तो इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए वैक्यूम में C0 था, तो ऑयल में क्या हो जाएगा K टाइम्स C0, वेयर K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल। K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा इन केस ऑफ ऑयल, और ये कहाँ होगा? इन एयर। और ये कैपेसिटेंस कहाँ होगा? इन ऑयल। अब हो क्या रहा है? इफ़ द ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, ऑयल को निकाल लिया गया। ऑयल को निकालते ही इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है वो रिमूव किया जा रहा है, और डाइलेक्ट्रिक रिमूव करते ही कैपेसिटेंस जो K से इंक्रीज़ किया था वापस क्या हो जाएगा? K से डिक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो क्या होने वाला है? डिक्रीज़ होने वाला है। तो कैपेसिटेंस C जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? C जो आपका K इंटू C0 हुआ करता था, ये यहाँ से C0 हो जाएगा, मतलब दैट डिक्रीजेज बाई K टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, है ना। अच्छा, कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया, ये बात समझ में आया ना कि कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। अब देखिए, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है वो हम लोग जानते हैं कि अगर फ्री स्पेस में, अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए E0 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो E0 अपान क्या होती है? K हो जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 बाई K से E हो जाएगी। इसका मतलब ये K टाइम्स ऑफ द क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K टाइम्स द, या यूं कहें कि इंक्रीज कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी पोलराइज होके, यहाँ के जो डाइपोल्स थे पोलराइज होके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहे थे और वो कैंसिल आउट कर रहा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, वीक कर रहा था, वो इफेक्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि ऑयल पंप आउट किया जा चुका है।
है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आप कैपेसिटेंस के बारे में भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी देख सकते हो, आगे चल के एनर्जी के बारे में भी देखेंगे, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, सारी बातें होती रही। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इफ़ डायलेक्ट्रिक इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर डायलेक्ट्रिक को हम लोग प्लेस करते हैं तो सपोज ये डायलेक्ट्रिक है और डायलेक्ट्रिक को प्लेस करते ही जो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होते थे, है ना, या डाइपोल्स टीनी डाइपोल होते थे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और ऐसा करते ही जो डाइपोल होंगे, डाइपोल जो इंड्यूस डाइपोल होंगे या फिर जो परमानेंट डाइपोल होंगे, जो जैसे भी डाइपोल हों उसके पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, अवे हो जाएंगे इधर और निगेटिव चार्ज इधर। तो इस तरह से डाइपोल अपने आप को क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा, और ऐसा करते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K हो जाती है, क्योंकि ये इफेक्ट को कम कर देता है। तो रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द, ये इसी वजह से रिड्यूस भी करती है। मतलब कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इस डायलेक्ट्रिक को एक सिंगल डायलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दें, सपोज यहाँ पे हमने एक डायलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक सिंगल डायलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, जिसे इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कह रहे हैं, के इक्विवेलेंट कह दे रहे हैं, है ना, या के इफेक्टिव, जो भी नाम देना है दे लीजिए, तो के इफेक्टिव दे दे रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हम वहाँ से लिखते हैं, इस वाले से लिखते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन प्लेट सेपरेशन सपोज डी, और डी की वैल्यू यहाँ 3 mm दी गई है, ये डेटा हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और अगर हम अलग अलग डील करते हैं तो एरिया डिवाइडेड है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट K1 A1, है ना, तो K1 A1 प्लस K2 A2, 3 डायलेक्ट्रिक है, और प्लस K3 A3 अपॉन प्लेट सेपरेशन D हो गया। अब देख लीजिए A1 A2 A3 तीनों कहा गया है सेम थिकनेस है। सेम थिकनेस का मतलब कि ये एरिया इक्वली डिवाइडेड होगी, 1/3 1/3 1/3। तो A1 A2 A3 A/3 प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि A/3 कॉमन आ जाएगा और K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन D हो जाएगा, और ये K इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कह लें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। काफ़ी कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, एप्सिलॉन नॉट A D कट गया, तो क्या आ गया, जो K इफेक्टिव या इक्विवेलेंट है वो आ गया K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 आ गया, और K1 की वैल्यू दे रखी है, ये है 10 12 और 14, तो 10 12 और 14 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया, 22 12, हाँ 36, तो सी पार्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो देखिए जेईई मेंस के क्वेश्चन है। अब तो देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए कि आपके पास, अच्छा बैटरी तो दिखाया नहीं हमने, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास बैटरी है, सपोज यहाँ पे बैटरी है ना, और आपने क्या किया कि यहाँ पे मान लीजिए एक की भी है, तो की भी बनाना पड़ेगा हमको। सपोज यहाँ पे की है, अब हमने की क्लोज कर दिया, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेंड करेगा चार्ज, जो चार्ज सेंड करेगा वो आके कैपेसिटर के प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। कैपेसिटर चार्ज Q एक प्लेट पे और माइनस Q एक प्लेट पे हो जाएगा। अब इसी सिचुएशन में हमने क्या किया कि जो बैटरी आपकी थी, ठीक है,
बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया, लेकिन एक सिचुएशन में हमने क्या किया कि बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है, बैटरी हटा दिया हमने। और अगर बैटरी हटा के डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और बैटरी के प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है दोनों जगह पे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको माइन्यूटली डिस्कस करना है या ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें फ़र्क कर रही हैं। अब देखिए, जब इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर ले आएंगे, इंसर्ट करेंगे इसके बीच में, तो होगा क्या कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है सर्टेनली इंक्रीज़ करेगा। उससे मतलब नहीं है कि कोई सोर्स है या सोर्स नहीं है, कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज़ कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालते ही। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा तो हम लोग जानते हैं, और बैटरी जो V है, बैटरी इंश्योर करेगी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखें हम। तो अगर बैटरी सर्किट में है तो बैटरी इंश्योर करेगी, क्या इंश्योर करेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट के बीच में है वो घटे नहीं, वो सेम रहे। अब ऐसा करने के लिए चार्ज और इसको सेंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर चुकी होगी। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज बदल जाएगा, ये जो चार्ज है Q डैश हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q डैश हो जाएगा। कैपेसिटेंस, अगर इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने कहा कि C है तो इसका कैपेसिटेंस KC हो जाएगा, है ना, या C नॉट है तो इसका KC नॉट हो जाएगा। और इसमें भी डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं हम लोग तो इसका भी कैपेसिटेंस KC नॉट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस सर्टेनली इंक्रीज करने वाला है, वेदर सोर्स कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो। लेकिन अगर सोर्स की अवेलेबिलिटी है तो सोर्स क्या इंश्योर करता है, सोर्स इंश्योर करता है कि प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ही रहे, है ना, ये इंश्योर करता है। लेकिन जहाँ पे सोर्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे चूंकि सोर्स को आउट ऑफ सर्किट कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, मतलब क्लोज नहीं किया गया है, तो अब ये चाह के भी जो हमारा बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं रखेगा। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो जाएगा, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि चार्ज किसी ने भेजा नहीं, इसका मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम रहा, ये बाहरी दुनिया से कनेक्टेड रहा, मतलब बैटरी से कनेक्टेड डिसकनेक्टेड रहा। और बैटरी से अगर डिसकनेक्टेड रहा तो इसके पर चार्ज Q ही रह जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में चूंकि बैटरी कनेक्टेड थी तो उसके पास अवेलेबिलिटी थी कि चार्ज भेजा जाए, चार्ज सेंड किया जाए बैटरी के द्वारा। तो बैटरी के रहने और ना रहने में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है ये आपने ध्यान दिया। तो पहली बात, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोगों ने कहा कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ करेगा चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी ना कनेक्टेड हो। लेकिन चार्ज वही रहेगा या चार्ज बदल जाएगा, डिपेंड करता है कि सोर्स कनेक्टेड है या सोर्स कनेक्टेड नहीं है। अगर सोर्स कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन रखेगा, इंश्योर करेगा। लेकिन अगर सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा लेकिन चार्ज वही रहेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। तो चूंकि बैटरी डिसकनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये सिस्टम आइसोलेटेड हो गया, यहाँ पे चार्ज कहीं नहीं जा सकता है, बाउंड चार्ज है, सरफेस पे पड़ा रहेगा मेटल के। अब इससे बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, अब 2-3 बातें हैं ना, कनेक्टेड है बैटरी और कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि फिजिकल क्वांटिटी, ए सोर्स इज़ कनेक्टेड, सोर्स इज़ कनेक्टेड, सोर्स मतलब बैटरी, और सोर्स इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस, अच्छा, पहले जितनी, मान लीजिए पहले कैपेसिटेंस C नॉट था, है ना, पहले चार्ज मान लीजिए Q नॉट था, पहले जो एनर्जी स्टोर थी U नॉट थी, सब नॉट से दिखाएंगे, है ना, जब पहले था जो बैटरी ने दिया है।
तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V है, ठीक है, उसको भी अगर हम मान लीजिए V नॉट कह देते तो V नॉट कह दे रहे हैं, जो ओरिजिनल पोटेंशियल है। देखिए कैपेसिटेंस जो आपका है, सोर्स अगर कनेक्टेड है और या डिसकनेक्टेड है, कैपेसिटेंस हमेशा क्या हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा, के इंटू सी नॉट हो जाएगा। अब बात आती है चार्ज की। चार्ज से पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें सोर्स कनेक्टेड है उसमें बैटरी इंश्योर करेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस वही बना रहे, लेकिन ये V डैश हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन चार्ज की बात करते हैं हम लोग, जो चार्ज हो जाएगा अगर सोर्स कनेक्टेड है तो चार्ज बदल जाएगा, Q डैश हो जाएगा। अगर सोर्स डिसकनेक्टेड है तो सिस्टम प्लेट्स आइसोलेटेड हो गई, और प्लेट्स अगर आइसोलेटेड हो गई इसका मतलब कि चार्ज वही Q नॉट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि V डैश कैसे निकालेंगे। V डैश होता है Q बाई सी, Q बाई सी होता है ना, Q इक्वस टू सी भी होता है, Q इक्वस टू सी भी, इसका तो V इक्वस टू Q बाई सी हो गया, Q बाई सी हो गया। Q कितना हो गया, तो Q इस केस में Q नॉट ही रहा है ना, और C क्या हो गया, K इंटू सी नॉट हो गया। इसका मतलब Q नॉट बाई सी नॉट ये क्या था, ये V नॉट था, तो ये V नॉट बाई K हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया जब सोर्स डिसकनेक्टेड था। कितने से, K टाइम्स डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज Q इक्वस टू क्या होता है, CV होता है, तो C इंटू V हो गया। लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है K इंटू सी नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, और सी नॉट इंटू वी नॉट को ही हम Q नॉट कहते हैं। तो ये K इंटू Q नॉट हो गया। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस हो गया, सॉरी चार्ज हो गया, वो K टाइम्स हो गया जो पहले चार्ज था। इसका मतलब कि कितना बैटरी ने सेंड किया चार्ज। अगर कोई पूछता है कि बैटरी ने कितना चार्ज सेंड किया, तो आप कहोगे कि अभी कितना हो गया, डेल्टा Q, कितना चेंज आया, तो Q डैश माइनस Q नॉट, और Q डैश K इंटू Q नॉट है माइनस Q नॉट। इसका मतलब Q नॉट कॉमन हो गया, K माइनस 1। तो इतना बैटरी ने चार्ज सेंड किया, अगर कोई ये पूछता है तो, ठीक है। तो ये चार्ज की बात हो गई। अब बात आती है एनर्जी की। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, और C की जगह पे, अच्छा U नॉट क्या था ये लिख दें हम लोग, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हाफ CV स्क्वायर, C की जगह पे क्या है, C कैपेसिटेंस K टाइम्स C नॉट हो गया, और V की जगह पे क्या हो गया, V नॉट ही रहा। इसका मतलब ये K टाइम्स U नॉट हो गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो K टाइम्स इंक्रीज कर गया जब सोर्स कनेक्टेड था। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसने दिया, सोर्स ने दिया। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि इधर एनर्जी क्या हुआ, तो यहाँ पे U की बात करेंगे, हाफ CV स्क्वायर, मतलब कैपेसिटेंस क्या था यहाँ पे, K इंटू सी नॉट, और V की जगह पे V नॉट बाई K हो गया स्क्वायर। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको K स्क्वायर, ऊपर K एक कट जाएगा, मतलब हमें जो दिख रहा है U नॉट बाई K दिख रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया। अब ये डिक्रीज क्यों किया, जब कोई कैपेसिटर यहाँ पे डाल रहा होगा, इस तरह से कैपेसिटर डाल रहा होगा, तो ये जो चार्जेस हैं ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो जो यहाँ से डाल रहा होगा कैपेसिटर को, वो खींच के रखेगा इसको, ताकि तेज़ी से न इस तरह से चला जाए। इसका मतलब जब कैपेसिटर को डाला जाता है तो यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क है वो निगेटिव वर्क होगा, और वो जो निगेटिव वर्क होगा इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कराएगा।
वही कितना वर्क करना पड़ा, अगर ये भी पूछा जाता है तो हम वो भी बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आया, उतने का वर्क करना पड़ा। या यूं कहें कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों किया, बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के थ्रू जो वर्क करना पड़ा है वो वर्क निगेटिव था, जिसे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई।